ओमकार सर। हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। हम लोग तब तक रिवीजन चालू करते हैं। पेटेंट करना है, डिजाइन करना है आपको। फिर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे, अदरवाइज रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके। रूबी मैम। सर रूबी मैम, कुछ भी क्वेश्चन है आपको? सर अभी तो नहीं है। ओके, तो रिवीजन यस सर। स्टार्ट करते हैं मैम। यस सर। सर कौन से सेक्शन वगैरह से? मैम उस दिन हम लोग 10 तक थे, 10 से आगे कर लेते पेटेंट के। ओके, पेटेंट के ही। ठीक है सर। तो आपको 11। डिजाइन डिजाइन के करने हैं आपको? सर पेटेंट के ही कर लेते ओके। हैं। ओके, तो स्टार्ट करूँ सर 10 से आगे? हाँ, मैं लिखना चालू करता हूँ। एक मिनट मैम, मैं पीपीटी ले लेता हूँ। यस सर। डिजाइन के कितने सेक्शन कवर हो गए सर? 16 तक गए सर। ओ, गुड फिर। कल चाहिए तो डिजाइन का रखते हैं सर। अजय सर का कुछ प्लान नहीं रहेगा ना, तो डिजाइन का 1 to 7 16 तक कर लेते हैं। एक ही दिन में हो जाएगा सर। डिजाइन का कैसा, छोटे छोटे है तो फटाफट हो जाते हैं। अभी डिजाइन कर रहे सर हैं या पेटेंट कर रहे हैं? सर थोड़ा सा इसमें पेटेंट एक्ट के बेयर एक्ट में थोड़ा सा डाउट है सर। आप बताएंगे सर? हाँ बताएंगे ना मैम। मैं ओपन। सर एक्ट 50 में सर, बेयर एक्ट से आप एक बार पढ़ के समझा दीजिए 50 और 51। मतलब पॉइंट्स को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं जो नोट्स में है। ओके। ओके मैम, ओपन कर रहा हूँ मैं। जी सर। राइट ऑफ को ओनर मैम। जी सर। ओके मैम, इसमें किस में आपको डाउट है, या आपको जितना समझ में आया वो बता दो, तो जो बाकी है वी कैन डिस्कस इन इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जितना याद है उतना तो बता दो मैम। हाँ सर, जैसे फर्स्ट समझ में आ गया कि अगर दो या ज्यादा पर्सन के नाम पे है पेटेंट तो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे अनटिल अनलेस कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है उन लोग के बीच में रिलेटेड टू द शेयर इन द पेटेंट। तो मैम एक काम कर लेते हैं ना, बाय वर्ड टू वर्ड जाते हैं। समझा भी दो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, समझा दो। जहां आपको डाउट है वहां पे डिस्कस करेंगे और सबके ठीक साथ है। समझ भी लेंगे। ठीक है सर। तो फर्स्ट है वेयर अ एक पेटेंट मिनट इज। मैम, 1 मिनट सबको इन्फॉर्म कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे लोग अभी जस्ट ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है सर। हम लोग ये साक्षी मैम का था ना, साक्षी मैम को 50 और 51 नहीं समझ में आया था थोड़ा बेयर एक्ट के हिसाब से, तो डिस्कस कर रहे हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बेयर एक्ट में, और उसमें कुछ भी डिस्कशन करना है या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बीच में भी। चलो मैम कंटिन्यू कर लेते हैं। Where a patent is granted to two or more persons, each of those persons shall, unless an agreement to the contrary is in force, be entitled to an equal undivided share in the patent. सर अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पेटेंट एक से दो
एक दो या उससे ज्यादा लोगों को ग्रांटेड है, ईच ऑफ दोस पर्सन शैल, तो सबको, अगर उनका एग्रीमेंट आपस में नहीं हुआ है उस चीज के अगेंस्ट, उन लोग को अनडिवाइडेड राइट्स मिलेंगे। मतलब जैसे 100% है पेटेंट, तो सबको इक्वल राइट होगा, मतलब पूरा पूरा राइट होगा सारे पेटेंटी को, अनटिल अनलेस उन लोग का कोई एग्रीमेंट नहीं साइंड है। ओके मैम, इसे बता देता हूँ। इसमें दो केसेस है कि जी। 2 और मोर पर्सन है और इनको पेटेंट ग्रांट हो गया, तो 100% ए को भी मिलेगा, 100% बी को भी मिलेगा, अनडिवाइडेड राइट है। ये नॉर्मल केस के लिए है, मतलब 100% ए के पास भी है, 100% बी के पास भी है। जी। इक्वल और अनडिवाइडेड राइट्स करके आता है यहाँ पे, जी। ये इक्वल एंड अनडिवाइडेड। तो ये ऐसा होता है 100+100। सेकंड केस है कि इन लोगों ने, ये 2 पर्सन ए एंड बी पर्सन ने क्या किया था, पहले एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड हुआ था कि ए पर्सन है ना, उसने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी थी और उसने ज्यादा पैसे भी खर्च किए, तो ये बोला आई विल बी टेक 80% शेयर, एंड बी को बोला यू हैव टू टेक इफ ग्रांटेड 20% शेयर। तो इस केस में ये लाइन क्या बोलते हैं मैम? तो अभी फिर इक्वल एंड आफ्टर ग्रांट वो इक्वल एंड डिवाइडेड होगा? नहीं नहीं सर, जितना एग्रीमेंट में लिखा था उतना ही होगा। ओके, इसमें किसी को भी डाउट है? मतलब कोई एग्रीमेंट हो चुका है ग्रांट के पहले, इन केस, क्योंकि कहाँ से एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ए ने ज्यादा मेहनत की ही है और कॉस्ट भी ज्यादा दे दी है, और बी ने उसको सपोर्ट किया है। ऑन दैट बेसिस उन्होंने डिसाइड किया होगा पहले ही कि हम दोनों ये पेटेंट फाइल करेंगे, और ये पेटेंट ग्रांट हो गया तो आई गेट 80 एंड यू गेट 20, ऐसा डिसाइडेड और एग्रीमेंटेड। वो भी रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, और उसमें भी ये पेटेंट का नंबर होना चाहिए ये पेटेंट के लिए। तो अदरवाइज दूसरा एग्रीमेंट है किसी का और ये पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे, नहीं चलेगा। तो इस केस में ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, उस स्टेट में ये होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है अभी? चलो मैम सेकंड कर लो। Hello. Subject to the provisions contained in this section and in section 51, two or more persons are registered as grantee or proprietor of a patent, then unless an agreement to the contrary. मैम मैम जी आपको तकलीफ है तो किसी और से पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं है आपकी जी पढ़ना सर, कंपलसरी। जी ओके सर, ओके, कोई सॉरी बात सॉरी मैम, ऐसा कुछ है तो बताना मैम, डोंट वरी हाँ अबाउट दैट। जी कि हमारे घर में भी बच्चे रहते हैं, कुछ डोंट वरी। सर, अरे हम लोग, पेंसिल पेन चाहिए होता है सबको। हाँ हाँ नहीं कुछ ही, हम लोग किसी से और से पढ़ रहे थे। ओंकार सर जी आप रेडी हो? हाँ सर चलेगा। हाँ पढ़ लो और इसका मीनिंग देखेंगे, और साक्षी मैम को भी समझाएंगे, हम लोग भी समझ जी। लेंगे। Second, subject to the provision contained in this section and in section 51, where two or more persons are registered as a grantee or proprietor, मतलब proprietor मतलब उनको grant हो गया है of a patent, then unless an agreement to the contrary is in force, unless an agreement to the contrary is in force, each of those persons shall be entitled by himself or his agents to rights conferred by section 48 for their own benefit without counting to the other person or persons. So section ओंकार सर, 48 talks about museo. अब ये बोल रहा है कि ये वाले सेक्शन में और सेक्शन 51 में अगर दो या दो से ज्यादा जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और ग्रांटी है,
उनके बीच में unless an agreement of to the contrary is enforced, दोनों के बीच में अगर कुछ एग्रीमेंट जो कॉन्ट्ररी है जो चल रहा है is enforced, each of those person shall be entitled, दो दोनों में मतलब दोनों ही persons entitled by himself or his agent, मतलब ग्रांटी ने ग्रांटी का जो एजेंट होगा वो या प्रोप्राइटर मतलब वो खुद, टू राइट्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 48, मतलब जो म्यूजियो वाले जो राइट्स है वो दोनों को सेम तरीके से या सेम परसेंटेज में अलॉट हो गए अगर कुछ एग्रीमेंट उनका इनफोर्स नहीं है तो। यस सर। तो ओवरऑल यही बता रहा है कि सेक्शन 51 या सेक्शन 50 में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और ग्रांटी नंबर ऑफ ग्रांटी ज्यादा है या प्रोपराइटर ज्यादा है तो ये जो म्यूजियो राइट है मतलब मेकिंग, यूजिंग, सेल, इंपोर्ट, ऑफर फॉर सेल, अदर लोगों को प्रोहिबिट करने का राइट है ये, हिज ओन बेनिफिट विदाउट काउंटिंग द अदर पर्सन एंड पर्सन। तो इसके खुद के बेनिफिट के लिए ये राइट यूज कर रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ग्रांट भी हो गया और ये पर्सन वो ग्रांटी या प्रोपराइटर है, मतलब ए भी है, बी है एंड सी है, ये तीनों ग्रांटी भी है प्रोपराइटर या ये दो ग्रांटी है ये प्रोपराइटर, कोई भी केस रहे और इसमें से ए को उसको बेनिफिट के लिए खुद के बेनिफिट के लिए सेक्शन 48 के राइट यूज करने हैं, ओन बेनिफिट के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, ओन बेनिफिट के लिए करना है तो ही कैन यूज इट। इफ एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कोई, इन तीनों के बीच ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी बना होगा कि एक ग्रांट होने के बाद कोई यूज नहीं करेगा, हमारे तीनों करना है तो तीनों साथ में करेंगे अदरवाइज इंडिविजुअल कोई यूज नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है तो नहीं होगा। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वन पर्सन कैन यूज खुद के बेनिफिट के लिए विदाउट अदर पर्सन और पर्सन काउंटिंग, दूसरे पर्सन को काउंट विदाउट काउंट करके भी वो खुद के लिए यूज कर सकता है। Got it. थर्ड, subject to the provision contained in this section and in section 51 and to any agreement for the time being in force where two or more persons are registered as a grantee or a proprietor to a patent of a patent, then a license under the patent shall not be granted or and shall in the patent shall in the patent shall not and share in the patent shall not be assigned by one of such person except with the consent of the other person or person। इसमें सर हाँ, ये सेक्शन और ये सेक्शन में सिर्फ डिफरेंट यही है, खुद के लिए यूज करना है, किसी के परमिशन जरूरत नहीं है, बट इसी किसी को लाइसेंस देके या असाइन करना है तो अदर पर्सन का कंसेंट लेना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो हाँ, एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो तो सर ये मोस्टली 51 में एग्रीमेंट आएगा ना तो वही प्रायोरिटी सबसे पहले एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो ये रूल्स आएंगे। Got it, sir. फोर्थ, where a patented article is sold by one of two or more person registered as a grantee or proprietor of a patent, the purchaser and any person claiming through him shall be entitled to deal with the article in the same manner as if the article has been sold by the sole patentee। तो पेटेंटेड आर्टिकल जो कि बेचा जा रहा है, टू और मोर पर्सन रजिस्टर्ड एज अ ग्रांटी और प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर या ग्रांटी का जो पेटेंट होगा उसका जो आर्टिकल बेचा जाएगा
वो जो बेच रहे हैं वो पेटेंटी खुद बेच रहा है ऐसे कंसिडर होगा। Purchaser and any person claiming through him shall be entitled to deal with the article in the same manner as if the article has been sold by the patentee. मतलब 1 और 2 पर्सन है, इसमें से एक पर्सन ने ए और बी ए है और उसने डी पर्सन को ए ने सिर्फ बेच दिया, तो भी डी का तो कोई ये नहीं है ना, रोल नहीं है ना उसमें, डी की क्या गलती है, ए से परचेस किया, तो भी ऐसा माना जाएगा ये पेटेंटी से, मतलब ये सबसे मिलके ही मतलब दे दिया है उसने उसके राइट के लिए। एक बार उसने परचेस कर दिया तो मतलब आईफोन है, आईफोन ले लिया उसने परचेस करके ए से, तो अभी डी पे कोई ये नहीं आएगा, उस पे ऐसा माना जाएगा कि ये पेटेंटी से ही खरीद किया है, भले एक पर्सन ने बेचा है या सबने मिलके बेचा है, उसके परचेसर के राइट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ओवरऑल देखा जाएगा तो। बट फिर इसमें विदाउट एग्रीमेंट अगर वो ए से ले रहा है तो ये तो डी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि उसने ये एग्रीमेंट देख लेना सर चाहिए। सिर्फ ए को वो राइट है क्या पूरा बेचने का ना? नहीं सर, ए और बी का जो एग्रीमेंट है वो डी, अभी आईफोन ले रहे हो, आईफोन आपने एक शॉप में डिस्प्ले कर दिया है, वो ऑफिशियल बेच रहा है, अच्छा, तो कंबाइनली बेच। तो अच्छा, हाँ ए आप, से भी ले लिया तो भी वो होगा कि बी ने भी साथ में ही बेचा है। आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वैलिड उससे बिल लेना है, परचेस किया उसका प्रूफ लेना है, और हाँ। उसके बाद भी आपने आपका आईफोन का, भले यहाँ पे नहीं है बट बेचने वाले ने तो बेचा ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने क्यों बेचा, हम्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपने तो वैलिड पैसे दिए सर, बाद में हाँ। बिल भी लिए ऑफिशियल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें, आप इंफ्रिंजमेंट नहीं है, वो उस पे चलेगा जो भी चलना है। वही केस है, ए और बी ने ये बनाया पेटेंट, और ए ने, ये ऑलरेडी नाम है ना ए का इसमें हाँ। रजिस्टर में, और वो ए ने सिर्फ आके आपके साथ डील कर दिया, तो आपको आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो ए और बी देखा जाएगा उनका, आपके राइट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलेगा। Fifth, subject to the provision contained in this section, the rules of law applicable to ownership and devolution of movable property, devolution हाँ of movable property generally shall be applied in relation to patents. Nothing contained in subsection 1 or subsection 2 shall affect the mutual right or obligation of trustees or if or of the legal representative of a deceased person or the rights or obligations as such. Ownership and devolution जो movable property का होगा shall be applied in relation to patents। जो सबसेक्शन 1 और 2 में बोला गया है कि दोनों को सेम राइट मिलेगा। सेकंड में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो वो यूज कर सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि ओनरशिप एंड डिवोल्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जनरली shall apply in relation to patents। ओके, वो सेम पेटेंट को भी अप्लाई होगी। यस contained in subsection 1 or subsection 2 shall affect the mutual right। subsection 1 और 2 mutual right affect नहीं करेंगे, और obligation of a trustees और of a legal representative of a deceased person। हाँ, मतलब सबको सेम राइट मिलेगा in case of ownership। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी को भी सेम ही राइट मिलेंगे उस केस में Yes। भी। सर लास्ट ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होगा, अगर ए और बी के पास इक्वल राइट्स हैं, तो उसका जो ट्रस्टी होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ए या बी का, उसको भी सेम राइट्स होंगे सर, ये है चीज में। यस यस, अभी तो मैम इतना ही समझ में आ रहा है, फिर भी एक बार रजिस्टर आएंगे तो मोस्टली तो यही, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, थोड़ा अच्छा। लैंग्वेज के लिए, बट आनंद सर? अभी हाँ सर। जी,
क्या डिस्कस हो रहा है सब? सर ये 5 पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये 4 पॉइंट ओके है, समझ में आया है। हम्म 5th पॉइंट में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है मेरे को। ओके, क्या कहता है 5th पॉइंट? कोई रीड करेगा? Subject to the provision contained in the section, rules of law applicable to ownership or devolution of movable property. ये बोल रहा है ओनरशिप और devolution of movable property generally shall apply in relation to patent and ठीक है। nothing contained in subsection 1 and 2. subsection 1 और 2 जो बोल रहा है कि दोनों को राइट्स इक्वल रहेंगे अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, और खुद अगर आप यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, सर तो इस सब सेक्शन से क्या समझ में आया आपको? जो उसका ओनरशिप का जो राइट है वो दो सबको इक्वल ही मिलेगा। इसमें यस, rule ओके। of law applicable to the ownership and devolution of a movable property generally shall apply in relation to patents। हाँ, ये सेक्शन जो है ना सर, हाँ, ये इसलिए ऐड हुआ है कि अगर मान लीजिए कल को कोई पेटेंटी है, ठीक है, नो, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी जो पर्सन है उसके पास पेटेंट के अलावा और भी बहुत प्रॉपर्टीज होंगी, ओके, ठीक है। तो ये जो सेक्शन के जो ऑनरशिप की बात हुई है, ये वाली, ये जो ऑनरशिप का जो ट्रांसफर है, ये ओनली एंड ओनली फॉर रूल्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा जो भी उस पर्सन के पास पेटेंट है, ठीक है। इसलिए कॉमा इन्वर्टेड सेमीकोलन आया है सर यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गया अब इसके बाद। अब ये क्या बोलेगा? एंड नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। मतलब सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 चाहे अब कुछ भी कह रहा हो, ठीक ओके है, अब वो कुछ भी कह रहा हो, बट वहां से कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जो उस पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स को ऑब्लिगेट करे। मान लीजिए पेटेंटी जो है उसने एक एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है सर। अब उसने कुछ एग्रीमेंट कर रखा है और अपने राइट्स को शेयर कर रखा है, मान लीजिए अपने बाकी एप्ली पेटेंटीज के साथ। अब ये पेटेंटी मान लो कल को इसकी डेथ हो गई, तो अब कोई भी चीज सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की उसके लीगल राइट्स के राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। ओके, समझ पा रहे हो सर? यस मैं तो समझ पाया ये लोग। ओंकार सर, ओंकार सर, नहीं सर। ये क्वेश्चन किनका था सर वैसे? साक्षी मैम मेरा का हाँ मैम, 51 पे उनको डाउट था, तो बोला बेटर रहेगा कि पूरा पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, पूरे 51 पे? नहीं नहीं, उनका कुछ डाउट थोड़ा बहुत था, बट सर क्या कनेक्शन 1 से रहता है 2 से रहता है, तो बेटर रहेगा एक बार हम लोग भी रीड भी कर पाएंगे, उसके वजह से मैंने टाइम भी था तो मैंने रीड नहीं करवाया नहीं, बस। अच्छा किया सर, बहुत बेहतरीन। एक एक पॉइंट डिस्कस हो गया सर, बहुत अच्छा है। सर इसमें तो पॉइंट वाइज में हम लोग ने केवल इसके फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट ही जब हम लोग ने डिस्कशन करा था तब करा था ना। तो मतलब मेरे मैम नोट्स ऐसे में हाँ, इसके यहाँ तक आए थे मैम। अच्छा, सर ये पता नहीं नहीं। किया था, ये नहीं हाँ किया पता था, नहीं सर, यहाँ मेरे तक किया नोट्स था। में 2 पॉइंट ही लिखे थे तो मुझे लगा कुछ मिस हुआ है। कोई बात नहीं मैम, हो सकता है नहीं बताया हो, हम्म, कोई हम्म। इशू नहीं है। तो मतलब एट द एंड ये है कि इफ ए एंड बी आर द को ओनर्स ऑफ अ पेटेंट, एंड अगर एक की डेथ हो जाती है और उन लोग के बीच में एग्रीमेंट जो राइट नॉर्मल राइट्स होते हैं हम्म दोनों के पास, तो उसकी हम्म डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या जिसके पास उस पे उस बंदे के राइट्स जाते हैं उसके पास सेम ही राइट्स रहेंगे, एंड नथिंग कैन स्टॉप द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द सब्सिक्वेंट पर्सन फ्रॉम हैविंग इट, मैम राइट? ये तो पेटेंट के लिए सही है लीगल, बट उसका यस। ये जो कुछ एग्रीमेंट हुआ है उससे दूसरा म्यूचुअल राइट्स जो भी है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके ओके ओके।
ठीक नहीं है, जो समझ। ऑलरेडी एग्रीमेंट है, अगर किसी डी को सेल भी करा है या कुछ भी है, तो उससे उस चीज को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल। जो परचेजर है ना मैम, हम्म। मान लीजिए 3 पेटेंटी है या 3 ग्रांटी हैं जो हम्म। पेटेंट का प्रोडक्ट पर सेल कर रहे हैं मार्केट में। हम्म। अब अगर कोई परचेजर किसी एक हम्म। पेटेंटी से जाके प्रोडक्ट खरीदता है, हम्म। तो वो डील को इसी तरह से माना जाएगा कि उस पेटेंट का एक ही सोल पेटेंटी था। वो तो 4 में लिखा है ना सर। हाँ, अब वो जो राइट्स उसके ऊपर ट्रांसफर हो गए ना, हम्म। एप्लीकेबल टू द ऑनरशिप एंड डिवोल्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। अब ये जो रिलेशन में पेटेंट के जो राइट ट्रांसफर हो गए हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के, जो परचेजर है उसके पास अब जो राइट्स हैं और उसके राइट्स पेटेंटी या उनके एग्रीमेंट से कोई इफेक्ट नहीं कर सकता आप उसको। ठीक है। तो यहाँ पे परचेसर का कहाँ मेंशन किया है कुछ? सर फोर्थ में। अच्छा, नहीं फिफ्थ वाला मतलब मुझे एग्जाम्पल के साथ बताइए ना सर। देखिए सर ए बी करके बताइए, ए बी सी पेटेंट हाँ को हाँ, ओनर्स एंड डी परचेजर है। देखिए मान लीजिए ए बी और सी, पहले फोर्थ को समझते हैं, सिक्स फिफ्थ अपने आप समझ में आया। मान लीजिए 3 लोग हैं, अब बी आया और उसने ए से परचेस कर लिया, ठीक है। तो डी और ए की जो परचेज डील होगी उसको इसी तरह से कंसीडर किया जाएगा कि बी और सी थे ही नहीं, राइट। ठीक है। ए ने ही अकेले ने उसको सेल किया है। ये क्लियर हुआ मैम? यस सर। ठीक। अब आगे आते हैं, उसको हटा देता हूं। Subject to the provisions contained in this section, the rules of law applicable to the ownership and devolution of movable property generally shall apply in relation to patents। देखिए, जो लॉ एप्लीकेबल होता है ऑनरशिप और डिवोल्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वो यहाँ पर अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ पेटेंट के ऊपर, ठीक है। आई थिंक इसमें ना मैम और बाकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज होते हैं उसमें उसमें ये चीज आएगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। मतलब पेटेंट को सर मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल होती है ना, तो उसमें हाँ, पेटेंट मूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा और उसके यस लॉ है या उसके जो रूल्स है वो पेटेंट को अप्लाई होंगे। यस, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के लॉज होते हैं, हाँ। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर ये जो सेमीकोलन आ गया, इसके बाद अब स्टेटमेंट चेंज हो गया। एंड नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल इफेक्ट। मैं अभी 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ मैं कॉल बैक अभी, ठीक है। आप देखिए ये स्टेटमेंट समझिए मैम, ये ना लीगल लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका है। जहां पर भी ये आएगा ना, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन और एक्ट और रूल, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट। अब यहां पर जो प्रोविजन दिया गया है ना, ये नथिंग कंटेन्ड इन के बाद जो भी प्रोविजन दिया गया होगा वो सुपरफिशियल होगा, मतलब वो सबसे बड़ा होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, मतलब जो प्रोविजंस इस सेक्शन में दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगले वाला प्रोविजन को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब पहले वो फुलफिल होने चाहिए तब ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन जहां पर भी आ जाता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन या नथिंग इन दिस सेक्शन या नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट या नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, वहां पर जो भी प्रोविजन दिया गया होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके। ठीक है।
अब यहां पर क्या आ गया, अब इसने क्या लिखा है प्रोविजन में, देखिए, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall affect the mutual rights और ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रस्टीज। देखिए, ट्रस्टीज जो होते हैं ना, ये ट्रस्टीज यहां पर आ जाता है, जो ट्रस्ट बिल्ड की जाती है जो कॉर्पोरेट्स में या इंडिविजुअली जो ट्रस्टीज बिल्ड की जाती हैं, ठीक है, वो ट्रस्टी की यहां पर बात हो रही है। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन और देयर राइट्स और ऑब्लिगेशंस एज सच। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास एक डायरेक्ट बाय द लॉ एक राइट क्या होता है कि मान लीजिए एक कैंडिडेट एप्लीकेंट है, पेटेंटी है ए, बी और सी, चाहे इनके बीच में कुछ भी एग्रीमेंट हुआ हो, कुछ भी एग्रीमेंट हुआ हो, कल को अगर ए की डेथ होती है तो उसकी जगह पे लीगल राइट को अपना नाम सब्स्टिट्यूट करवाने का जो राइट उसके पास है, वो उससे कोई नहीं ले सकता। आप समझ पा रहे हैं ओंकार सर, Yes, साक्षी sir. मैम? तो सेक्शन 1 और 2 चाहे कुछ भी कहता हो, सेक्शन 1 और 2 की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 1 में आप देखते हैं कि क्या एग्रीमेंट की बात हुई है ना, अनलेस एन एग्रीमेंट। जी अखिल सर। सर मुझे क्या लगता है इसमें, मतलब व्हाट आई कंक्लूड कि ना, इसमें हम्म, जो पेटेंट है वो एक, जैसे अपनी मूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती, लाइक कार, शेयर्स, स्टॉक्स, यस वो उस यस, वो उसकी तरह वर्क करेंगे। और हाँ, इसमें ये, हाँ, और इसमें क्या है कि लाइक, जो ये जो इसका सेक्शन है, एंड नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall affect the mutual rights और the obligations of the trustees। मतलब सर वही है कि म्यूचुअल राइट्स और जो इसके ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव या डिसीज्ड पर्सन के, वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सर बिल्कुल सही सर, मतलब एक सिंपल लीगल, एग्जांपल ले लो सर, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देन। लेट्स से कि ए और बी को पेटेंट ओनर्स है, और लेट्स से कि ए मर गया, है ना, ये लिया विदाउट एनी मैम, विल। ये देखिए, ए बी और सी मान लीजिए दो पेटेंटी है, को ऑनर्स है। ए की डेथ हो गई, चाहे इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो, ए की डेथ के बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास जो एक राइट है कि वो ए की जगह अपना नाम सब्स्टिट्यूट करवा सकता है। हाँ, एज अभी यहाँ पर क्या होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो एक्ट एक्टिवेट होगा, और पेटेंट एक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो इस हाँ, इधर क्या क्योंकि होगा, जो लीगल हेयर है, लेट्स से कि उसका लीगल हेयर जो भी बना है, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव ऑल द इनहेरिटेंस पावर व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनी गवर्निंग एक्ट। हाँ, पेटेंट एक्ट का बिकॉज, कोई सा भी सेक्शन इज डेड फॉर दैट पर्सन, हाँ, मतलब नॉट क्योंकि एप्लीकेबल। अब पेटेंट जो है एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, करेक्ट। और उसको मूवेबल प्रॉपर्टी की तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा अब यहाँ पे। तो हाँ, अब हाँ ये जो सेक्शन के एग्रीमेंट है, फिर वहां पे कोई काम में नहीं आएंगे। करेक्ट। ये समझ आया? थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सो और मच इसमें एक आपने। एक 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 और चीज भी इन्होंने जो ऐड किया हुआ है ना, जो ट्रस्ट वस्ट के बारे में बात कर, उसका एग्जांपल ऐसे लेना कि लेट्स से कि एक ट्रस्ट है, एंड देयर इज अ पेटेंट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट। अभी हम्म वहां पे क्या है, ट्रस्टी का क्या काम है, ही हैज टू होल्ड एंड मैनेज द एंटायर पेटेंट, राइट, एज अ नॉर्मल एज एनी अदर येट अनदर प्रॉपर्टी। अब उसमें आप सेक्शन 51 लगाओ या 2 लगाओ, इससे उसका कोई लेना देना, उसको सिर्फ अपना काम धंधा एज अ ट्रस्टी टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज होल्डिंग, ही विल बी डूइंग इट। इतना ही है ये थैंक यू, वाला। बिल्कुल सही है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो इनपुट दिया उससे और चीजें इजी हो गई समझना, क्योंकि पेटेंट के ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर पेटेंट एक्ट अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसीलिए डेथ के बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका डायरेक्ट राइट बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी एग्रीमेंट हो कोई मतलब नहीं रहेगा वहां पे। एंड थैंक यू अखिल सर, आपका जो इनपुट था, और ज्योति मैम का, बहुत क्लियर हो गया ये। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत इजीली आपने एक्सप्लेन कर दिया मैम।
साक्षी मैम और किनका था? ओंकार सर, आपका क्वेश्चन था आई थिंक ये। जी सर। अभी क्लियर हुआ मैम? Yes, yes. हाँ, तो जब भी आप नथिंग जैसा शब्द देखते हैं ना, वो सुपरफिशियल हो जाता है सबसे ऊपर, और सब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट में हो जाता है कि पहले वो पूरा वो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को पढ़ना है। क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं पेटेंट एक्ट या बेरक पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। चलिए, और कुछ था सर इसके आगे? अनिल सर, कुछ क्वेश्चंस थे अभी और किसी का कुछ भी? Nice. ओके नहीं सर, मुझे सर। अनिल सर कंटिन्यू हाँ कीजिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ भाई, 5 मिनट दीजिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ओके ओके। हाँ, 5 मिनट दीजिएगा बस, फिर हम आके प्रोसेस क्लेम्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं आज वो समझेंगे। ओके सर। जी। ये 6 पॉइंट इसमें अभी कोई किसी को डाउट है? 6 वाला भी कवर ही कर लेते हैं ना सर? हाँ, एक लास्ट ही रह गया। हाँ So nothing in this section shall affect the right of the assignee of a partial interest in a patent created before the commencement of this act. nothing in the affect the right of assignment of the partial interest in the ज्योति मैम। ज्योति मैम, हाँ हाँ सर, अनिल सर, यस सर। ये असाइनी का पार्शियल इंटरेस्ट है तो भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं ना ये? Nothing in this section shall affect the right of the assignee of a partial interest in a patent created before the commencement of this act. अरे ओके हाँ, ओके मैम। that's right. हाँ, Commencement of this act. हाँ, मतलब जब भी एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, उससे उसका जो भी राइट्स उसको टू द लॉ दिया गया है, that should not get impacted because of this act. It is just a derivative of point number 5 only, sir. ओके। Before commencement है ना ये? बिफोर मतलब मेरे को ये तो नहीं ना मैम होने से पहले पर्टिकुलर एक्ट। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि मैम ये एक्ट आने के पहले कोई है हाँ, असाइनमेंट या पार्शियल, पार्शियल इंटरेस्ट जो तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अभी। असाइनी के जो राइट्स है जो कि पार्शियल इंटरेस्ट के है, वो इम्पैक्ट नहीं हो गया, वो अफेक्ट नहीं हो गया ये एक्ट कमेंस होने से पहले। फिलहाल तो वही मीनिंग आ रहा है कि ये एक्ट तो आने के पहले कोई पेटेंट में इंटरेस्ट क्रिएट बिफोर द सर मुझे बस पेटेंट। 1 मिनट देना, आई जस्ट नीड टू फीड माई डॉग एंड कम, जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं आती हूँ सर। इट्स 10 o'clock, ओके उसको अब तक मैंने खाना नहीं दिया है। ओके ओके मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओंकार सर, अभी तो मीनिंग वही लेके चलते हैं, देखते हैं अभी कुछ आगे कुछ इसका कभी डिस्कशन हो गया तो वी कैन कंक्लूड दैट वन फाइनली। कमेंसमेंट शुरू होने से पहले है ये। हाँ, विथ एग्जांपल कुछ आता है ना, देन वी कैन डिस्कस इन। ये बोल रहा है जी कि सर। section shall affect the right, nothing in this section shall affect the right of assignee of a partial interest in this patent created before the commencement। मतलब ये एक्ट कमेंस या स्टार्ट होने से पहले शैल नॉट अफेक्ट, मतलब जो असाइनी के पार्शियल इंटरेस्ट के राइट है वो अफेक्ट नहीं हो गया। ओंकार सर, हाँ सर। पेटेंट का टर्म कहाँ रहता है, कब तक का रहता है? 10 years। 20? हाँ सॉरी, हाँ 10 तो डिजाइन का होता है, 20 years। और ये एक्ट कब कमेंस हुआ था?
1972। 1970। अगर मान लीजिए इस ईयर में भी कोई पेटेंट ग्रांट हुआ होगा तो कहाँ तक चला होगा? 90 तक। तो अब उसके बाद के तो सारे पेटेंट, अब इसके बाद भी अगर आप देखोगे इससे पहले अगर कोई भी पेटेंट रहा होगा तो इससे पहले खत्म हो चुका होगा सर। तो अब ये सब सेक्शन का कोई रेलेवेंसी नहीं है सर। ये ओके। सब सेक्शन डाला गया था तब जब एक्ट कमेंस हुआ था कि अब इससे पहले जो पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं उसमें अगर कोई असाइनी है तो उसका कोई सेक्शन से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस ज्योति मैम। सॉरी, मैं तब देख नहीं पाए थे, आई वाज जस्ट बिजी विद समथिंग। हाँ, ये अनिल सर आस्किंग ना कि क्या है सर, ऐसा होता है ना कि देखो कि लेट्स से कि अभी कंपनी एक्ट, आई जस्ट टेक अ वेरी लेमैन एग्जांपल, कंपनी एक्ट कब आया? 2013 का है। उससे पहले था वी वर विद द ओल्ड एक्ट, 1959 या 57 का एक्ट था। अब जस्ट बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 आया है, मेरे जितने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो मुझे पुराने एक्ट में दिए थे वो नलिफाइड नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज समथिंग न्यू केम। आई विल स्टिल बी होल्डिंग द राइट्स विच इज गिवन मी अंडर दैट। सो एज लॉ जब भी कोई नया कुछ भी आता है इन प्लेस, देर इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट ऑफ गिवन इन द एक्ट कि पुराने राइट्स को हम आपसे निकाल नहीं रहे जस्ट बिकॉज समथिंग न्यू हैज कम इन प्लेस। सो बेसिकली ओके। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, कहाँ गया? लेट मी ओपन दिस थिंग। हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ असाइनिंग ऑफ अ पार्शियल इंटरेस्ट इन अ पेटेंट क्रिएटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द, लेट्स से कि कोई भी पुराने पॉलिसी के हिसाब से एक असाइनमेंट किसी भी बंदे को पार्शियली दिया गया था टू मैन्युफैक्चर, लेट्स से कि इन मुंबई, कलकत्ता, कहीं पर भी, पर अभी कुछ नया कुछ चेंजेस आ गया तो आप उसका राइट ही नहीं छीन सकते हो जस्ट बिकॉज समथिंग न्यू हैज कम एज पार्ट ऑफ द एक्ट। सो दिस इज जस्ट सिक्योरिंग स्टेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग हियर। ओके। यहाँ पे फिर पार्शियल इंटरेस्ट क्यों बोला है? पार्शियल इंटरेस्ट है रहता है ना कि जब आप असाइनी ऑफ अ पार्शियल, फुल एक्सक्लूसिव राइट ना देके कुछ एक पर्टिकुलर पार्शियली दिया, आई मीन ये रजिस्टर ज्यादा बता पाएंगे मेरे ख्याल से। आई एम इंटरप्रेटिंग कि लेट्स से कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का ही राइट दिया था इन कोलकाता, नॉट इन मुंबई, तो दैट वुड बी माय पार्शियल इंटरेस्ट ना, कि उतना ही चीज मुझे दिया गया था। That is अब ये exclusive right. फुल नहीं नहीं नहीं, फुल राइट्स देना मतलब सर पूरा आपके हाथ में आ गया ना। पार्शियली दिए, फुल आ गया तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। असाइनी ओंकार मैंने सर, ओंकार सर, मैंने फुल राइट आपको दे दिए तो उसको क्या बोलेंगे? आप क्या बन गए अब? असाइनी बन गया फिर मैं। तो असाइनी कौन होगा सर अब यहाँ पे फुल राइट्स के केस में? पेटेंट। ओके। तो ये वो असाइनीज हैं जो पार्शियल इंटरेस्ट है, जिनको थोड़े थोड़े राइट शेयर किए गए, जैसे लाइसेंस दिए गए होंगे, है ना? लाइसेंस दिए गए होंगे आपको, मान लीजिए हो सकता है आपको सिविल का राइट दे दिया, ज्योति मैम को मैन्युफैक्चरिंग का दे दिया। तो पार्शियल इंटरेस्ट का मतलब वो है, और बाकी सर इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि हाँ, वैसे वो तो समझ में आ गया वैसे। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं सर। हाँ हाँ। देखिए, हम वहां पर टाइम लगाएं डिस्कशन से जहां हमारा टॉपिक पे एग्जाम से रिलेटेड हो। अब है ना, आप समझ पा रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? यस हालांकि डिस्कशन सही है सर, ऐसा नहीं कि डिस्कशन गलत जा रहा है, बट ये टॉपिक अगर हमारा एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा लग रहा है तो हम करेंगे डिस्कशन, है ना, इसीलिए। चलो आगे बढ़े सर, अब शुरू करते हैं। प्रोसेस क्लेम्स कैसे लिखते हैं? 10-20 हो चुके हैं। आप को ओनर हो ना सर? हाँ सर, मैं को ओनर भी हूँ सर और को होस्ट भी हूँ। चलिए, देखिए अभी तक हमने देखा था प्रोडक्ट क्लेम कैसे लिखते हैं,
हालांकि इस ड्राफ्टिंग के लिए हम प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों लिखेंगे, ठीक है। बट पहले आज हम समझते हैं कि प्रोसेस क्लेम कैसे लिखे जा। देखिए, प्रोसेस क्लेम के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टेप बताया था, वो क्या था, कोई बताएगा? पहला स्टेप क्या था प्रोडक्ट क्लेम के लिए? IV. वो तो ड्राफ्टिंग का था। मैं प्रोसेस, जब ड्राफ्ट करने से पहले जो प्रोसेस मैंने बताया था, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाओगे, ड्राफ्टिंग पढ़ोगे क्लेम्स ढूंढने के लिए, चश्मा पहनना. और जिसको नहीं पहनना वो क्या करेगा? चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा मैम, तभी तो दूर की दृष्टि दिखेगी। सर सर जी रूम। डायग्राम क्या? हाँ, सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? इमेज, फिगर। हमें फिगर चूज करनी है जिसमें हमारे इन्वेंशन से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। याद आया सभी को? अगर याद आया तो एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है कि आप एक्टिव लिसनिंग करते हो। अब देखिए, यहां पर एक ही इमेज दी है, तो एक ही इमेज को अब हम रेफर कर सकते हैं। तो उसमें मुझे उन्होंने क्या किया है? नंबरिंग की हुई है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखें फिगर में, देखिए 1 जो है वो सबसे इनर कोर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में उसकी लेयरिंग की है, एक तरह से उसके ऊपर कवरिंग टाइप कुछ है, ये सेकंड नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो है, उसके ऊपर कोई एक कवरिंग जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। फिर अगर मैं और देखूं तो जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड के ऊपर कवर हुआ हुआ है कहीं ना कहीं। और फिफ्थ नंबर जो है वो और फोर्थ नंबर के ऊपर चढ़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ना कुछ लेयरिंग जैसी बात कर रहा है वो। और नंबरिंग भी यहाँ पर हमें मेमोराइज करना इजी हो गया। 1 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर 5 है। देखिए, इमेज को एनालाइज कर लिया हम सभी ने अभी। थम्स अप कीजिए, कोई कुछ तो बोलिए। चलिए, अब कोई भी एक पर्सन आए और अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कौन आना चाहेगा? कोई भी आ जाए। चलिए, मैं बुलाता हूँ। साइना मैम, आप करना चाहेंगे? साइना मैम। सर आई एम नॉट मैं पढ़ श्योर कि मैं कर पाऊंगी। नहीं, आपको सिर्फ रीड करना है अभी। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। हाँ, यहां से रीड करेंगे मैम हम। फिगर समझ में आया मैम? फिगर का एनालाइज आपने किया? हाँ। ठीक, चलिए अब यहां से रीड करते हैं। Fire resistant wires typically comprise a conductor wrapped with inorganic material in conjunction with one or more polymer layers. चलिए, पहली लाइन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? जो फायर रेजिस्टेंट वायर है
जिसमें कंडक्टर भी अटैच है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर पॉलीमर्स। बहुत बढ़िया मैम। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी इन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। कोई एक फायर रेजिस्टेंट वायर से, जो एक कंडक्टर से और एक कुछ पॉलीमर की लेयर से बनाया गया है। क्लियर है मैम? यस। ठीक है। तो मेरे को यहां से मेरा एक टाइटल मिल गया। हम्म। ठीक है। अब देखिए, मैं हालांकि पढ़ना तो पूरा चाहिए, बट जस्ट थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Okay. The primary layer is composed of miaceous material, preferably. This layer is in form of a mica paper tape and is wrapped about the bare cable by conventional cable taping equipment or by direct feed into extrusion heads. एक्सट्रूशन हेड्स। Yes. ओके, आगे पढ़िए। The mica tape may, for example, have thickness of about 12.7 micrometer to about 1.27 meter, more preferably about 25.4 micrometer to about 101.6 micrometer. This mica tape is spirally wrapped with overlap and an opposite lay direction to the strand layer. ओके, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक चीज तो समझ में आया कि कोई एक प्राइमरी लेयर है। हाँ। ठीक है। अब प्राइमरी लेयर क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और ऊपर चलें, कहीं इन्वेंशन में, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा उसको समझने के लिए यहाँ से रीड करते हैं मैम। In accordance with the preferred embodiments of this invention, an electric cable is provided with primary insulation of miaceous material. हाँ, अब मुझे क्या समझ में आया कि कोई एक इलेक्ट्रिकल केबल है जिसके ऊपर प्राइमरी इंसुलेशन है मैकेशियस मेटल की। Yes. ठीक है। तो अब देख चीज देखिए, केबल के ऊपर मैकेशियस मटेरियल की कोडिंग है, Cable. रैपिंग हाँ. हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। Yes. इस बात से सभी अग्री कर रहे हैं? Yes. चलिए आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। A secondary insulation of fluoropolymer and a third layer of fluoropolymer. हम्म, तो इसका मतलब ये जो है, ये 3 है और ये 4 है। जो सेकंड के ऊपर जो लेयरिंग थी वो हम्म. सेकेंडरी इंसुलेशन है कोई, और थर्ड के ऊपर जो फोर्थ है वो थर्ड लेयर ऑफ इंसुलेशन है। ये सभी लोग Yes, समझ sir. पा रहे हैं इस बात को? देखिए, Uh, इन्वेंशन को फिगर के साथ अगर हम आगे रिलेट करते हैं ना, तो आप समझ पा रहे हो कि बहुत इजीली हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। yes, sir. जी आगे पढ़ते हैं मैम। सर, तो जो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक केबल इन अकॉर्डेंस से, वो फर्स्ट क्लेम होगा, और जो नीचे का द प्राइमरी है वो डिपेंडेंट क्लेम होगा ना उसका? अभी उस चीज पे आएंगे मैम कि उसको कैसे ओके. कंडक्ट करना है। ठीक है. द केबल itself may compromise one or more electrical conductors formed of any suitable metal, preferably copper or aluminum. In a preferred embodiment, the cable comprises one or more twisted electrical conductors or strands. मतलब जो अंदर कंडक्टर है 1 नंबर, वो एक
एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ये बात पॉइंट समझ पकड़ कंप्लीट कनेक्ट हुआ। Yes. आप चलिए आगे बढ़ते हैं। The fluoropolymer secondary insulation may be applied to a covered conductor by any suitable manner, including tape wrapping. Especially preferred for fluoropolymers include tetrafluoroethylene homopolymers and copolymers with hexafluoropropene, propylene, and perfluorovinyl propyl ether. Fluoroethylene homopolymers. ये सेकेंडरी लेयर का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, तो ये मुझे सेकेंडरी लेयर का डिस्क्रिप्शन मिल गया। यहाँ से ये थर्ड प्राइमरी लेयर, लेयर। ये थर्ड लेयर हो जाएगा ना। हाँ। थर्ड जो पार्ट है हमारा, ये सेकंड एंड टर्शरी, यहाँ से अब आ जाएगा। The tertiary insulation layer may be applied to the covered conductor by any suitable manner, including extrusion coating, powder coating, and the like. The extrusion of fluoropolymer onto the secondary insulation is preferred since high rate of production can be obtained. Preferred fluoropolymers are copolymers of ethylene and tetrafluoroethylene. सर आगे पढ़ूं? बस नहीं। अब देखिए, यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो 1 2 3 4 5 पार्ट्स जिसको दिए गए हैं, ये किस चीज को दिए गए हैं। देखिए, और यहाँ पर वो चीज लिखी भी हुई है। साइना मैम, यस सर। तो यहां से मुझे मेरा प्रोडक्ट क्लेम मिल गया। यस सर। सर एक बार वापस से आप बताएंगे ये प्रोडक्ट क्लेम का कहाँ से? मैम देखिए, पार्ट्स जो हैं वो तो यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 layers 2 3 ऑफ माइका टेप, PTFE टेप लेयर 4, ETFE लेयर ऑफ 5 और हाँ 1 कनेक्ट, ये पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट क्लेम तो मिल गया मैम हमको, यहाँ से कंपोनेंट्स मिल गए, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट क्लेम। हाँ जी। अब इसको यूज करके हम डिपेंडेंट क्लेम भी बना सकते हैं। जी अब मेजर आता है प्रोसेस क्लेम कैसे लिखना है। देखिए, इसमें प्रोसेस भी बताया गया है कहीं ना कहीं बनाने का। ये क्लियर है मैम? जी। चलिए, अब देखिए प्रोसेस क्लेम के लिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी पॉइंट है। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है बस, हमें ढूंढना है ING की वर्ब्स। क्या ढूंढना है? जी मतलब ING के verbs। उसके लिए मतलब हमारे पास में कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन आती है तो उसके लिए अपने को आईएनजी वर्ब ढूंढना है प्रोसेस क्लेम के लिए। यस। अच्छा ठीक है। देखिए कैसे, सान्या मैम आप ही मेरी हेल्प कीजिएगा। 1 और 2 जो है, ये क्या है? 1 क्या है वायर कंडक्टर। और 2 क्या है? सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर, माइका टेप, माइका टेप। है ना। अब देखिए, अब हम प्राइमरी लेयर में वापस चलते हैं। हम्म। अब देखिए, प्राइमरी लेयर में यहाँ पर क्या कोई ING की वर्ब मुझे मिल रही है? टेपिंग। टेपिंग कहाँ पर है? ये रहा, यही है ना। हाँ। बहुत बढ़िया मैम। अब इसी को यूज करके हमें आगे कंपोनेंट बनाना है, स्ट्रक्चर जो बॉडी स्ट्रक्चर है क्लेम का, वो बनाना कैसे। आइए देखते। देखिए, सबसे पहले तो हमें टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा।
claims IV क्लेम, पहला क्लेम, इसके लिए टाइटल। यस अखिल सर। सर इसका मेरे को लगता है पूरा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी लास्ट वाले पैरा में गिवन है, एक बार आप यस चेक आई करो। एग्री, हाँ रैपिंग से स्टार्ट हो रहा है। हाँ देखो सर, इसका पूरा है, इसमें लेयर्स भी कवर हैं सारे, एक बार आप चेक रैपिंग कर ऑफ एयर कंडक्टर्स। ये सर, ये रैपिंग, एक्सट्रूडिंग, क्रॉस लिंकिंग, ये सब। यस यस। ये देखिए वो है, हो भी सकता है डिस्क्रिप्शन में एक ही इंफॉर्मेशन दो दो तीन तीन जगह भी मिलेगी सर आप, वो भी मिलेगी। लेकिन अभी वहां से मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है। यहां से आप लिखोगे ना, आप लिख सकते हो, आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लेम मिल जाएगा सर यहां से। आप उसका डिपेंडेंट क्लेम कैसे बनाओगे सर? ओके। आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, वो सही बात है, वही चीज बताएगा वहां पर भी कि कंडक्टर के ऊपर रैपिंग है माइका टेप की, गलत नहीं है सर। वो तो इंफॉर्मेशन है सर, मल्टीपल टाइम्स आपको मिल सकती है डिस्क्रिप्शन में। वहां से मेरा चूज करने का जो रीजन है ना सर, इसके बाद जो माइका टेप का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें, ये पार्ट, ये जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लेम। ठीक है। कनेक्ट हो पा रहा है अखिल सर? यस सर। कौन सा वाला पार्ट सर? इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए प्राइमरी लेयर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, टेपिंग आईएनजी वर्ब मुझे मिल गया, तो मैंने यहाँ से यहाँ इंडिपेंडेंट क्लेम का जो बॉडी पार्ट होता है वो हम बना लेंगे यहाँ से। बट अब माइका टेप का जो डिस्क्रिप्शन है, ये वाला पार्ट, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो साइज है, जो उसकी प्रॉपर्टी मटेरियल है, ये सब पार्ट बन जाएंगे डिपेंडेंट क्लेम का। क्योंकि प्रोसेस क्लेम जो है वो तो अभी हम इंडिपेंडेंट क्लेम समझ रहे हैं उसका, फिर उसके डिपेंडेंट के लिए भी तो कंटेंट चाहिए ना सर। वहां से सर भी लाइक वही बनेगा। मतलब जैसे पहले तो जो प्रोडक्ट क्लेम्स तो इसमें मिल ही गए हैं, वो एज अ इंडिपेंडेंट क्लेम वर्क करेंगे, राइट? जो अपना स्ट्रक्चर होता है, हाँ फिर उनके बेसिस पे अपन उनका इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट क्लेम्स लिखेंगे। यस। फिर उसके बाद प्रोसेस क्लेम, फिर प्रोसेस के भी इंडिपेंडेंट क्लेम्स होंगे, फिर उसमें उसमें बता रहे हो आप? सर देखिए, ये आप प्रोडक्ट और प्रोसेस कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अच्छा। यहां से यहां आपके ऊपर ये जो पूरा कंटेंट गिवन है, ये एक सिंगल टॉपिक है जो कि है माइका टेप के ऊपर। अब ठीक इसी है। में प्रोडक्ट भी है, इसी में आपका प्रोसेस भी है, और उसी में उनके डिपेंडेंट क्लेम्स भी हैं आपके। कैसे अच्छा। देखते हैं, ये साक्षी मैम। सर माइका टेप का जिक्र तो सर नीचे भी करा हुआ है, हम लोग नीचे का प्रोसेस में लेके माइका टेप का डिस्क्रिप्शन ऊपर से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, कोई इशू नहीं है। देखिए टेक्निकलिटी पे जाना ही नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छा भी ठीक है सही सर। है, ये भी सही है, ठीक है सर। गलत नहीं है। वो तो अभी जैसे कि हमने रीड किया, देखिए जब हम रीड करते हैं हमारे सामने जहां पर जो इंफॉर्मेशन आई, मैंने वहां से यूज कर लिया। आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं, गलत कोई नहीं है यहाँ पर। अखिल सर, यस सर। बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप भी सही हैं, मैम भी सही हैं, सायना मैम भी सही हैं, साक्षी मैम भी सही हैं, सभी सही हैं। हमें तो सर बस मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें से। मुझे क्या लगता है सर, जैसे पहले जो प्रोडक्ट क्लेम्स है ना इसमें, हम्म, इनका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि प्राइमरी लेयर कैसे फॉर्म हो रहा है, किस मटेरियल के थ्रू हो रहा है, फिर सेकेंडरी लेयर, टेरिटरी लेयर, फिर ये सब तो हो गया। फिर जो आखिर में जो इसका ये जो है फायर रेजिस्टिंग, ये इसका टोटल मेरे को लगता है पूरा कवर कर रहा है, मतलब कवर इन द सेंस कि मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि आपको पहले लाइक प्रिपेयर्ड बाय रैपिंग करना है, फिर सेंटरिंग है इसमें, फिर एक्सट्रूडिंग और क्रॉस लिंकिंग करके फिर जाके ये इसका वो बन रहा है, मेरे मेरे अकॉर्डिंग आप भी शायद सही सर। हैं सर। चलिए एक काम करते हैं, यहीं से बनाते हैं। चलिए यहाँ से आप कह रहे हैं ना रैपिंग, ये हम्म। चलिए यहीं से बनाते हैं सर। Sir, even I have a question. यस मैम।
ये जो डिपेंडेंट क्लेम्स रहते हैं, आर दे नॉट द प्रोसीजरल क्लेम? मतलब प्रोडक्ट का पहले जो आप इंडिपेंडेंट डिटेलिंग दे रहे हो, लाइक अ हैंडल, अ समथिंग समथिंग, अ समथिंग, और उसके बाद में हमने उनके डिपेंडेंट क्लेम्स लिखे जिसमें हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं इन अ स्टेटमेंट। आई वाज थिंकिंग ये वही प्रोसेस क्लेम होता है। इट्स नॉट द केस? नो, वो प्रोसेस क्लेम नहीं होता। क्योंकि उसमें हम प्रोसीजर तो बता ही रहे हैं कि इस हैंडल को उसमें कैसे रिलेट किया गया एंड ऑल दोस थिंग्स। मैम वो लिंकिंग है डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट प्रोसेस क्लेम मतलब वो प्रोसेस जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा। ओके। कनेक्ट हो पा रहा जो तुम डिफरेंस समझ रहा। हम्म। हमने वहां पर से कंपोनेंट्स के बीच में लिंकिंग बताई कि वो कंपोनेंट कैसे कनेक्ट हैं आपस में, या जो वो जो प्रोडक्ट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में वर्क कैसे कर रहे हैं। बट प्रोसेस का मतलब यहाँ पर है प्रोसेस की वो प्रोसेस जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है ज्योति मैम? ज्योति क्लियर मैम? तो है, क्लियर तो है। एक्चुअली हम लोगों ने ना 3 चीजें करी थी सो फार। हम लोगों ने एक किया था इंडिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम एंड कैरेक्टराइज्ड इन दैट, है ना? तो उसमें भी हम लोग थोड़ा डिटेल ऑफ प्रोसेस बता रहे हैं। सो मुझे लगा कि उस वही सब प्रोसेस में अगेन, आई मीन आई कंक्लूडेड दैट ठीक है। एनीवे यू फिनिश सर, प्रॉब्ली आफ्टर दैट आई अंडरस्टैंड। कैरेक्टराइज इन दैट में क्या लिखते हैं मैम हम? कैरेक्टराइज में हम वहां पे अगेन डिटेल ही दे रहे हैं कि कैसे, लाइक गिवन एग्जांपल जो हमने अदर डे किया था, वो कौन सा था, टायर रिमूविंग टूल या कुछ तो था ना। तो उसमें हम लोगों ने बोला था ना कैसे स्लीव सो एंड सो, देन रोलर समथिंग सो एंड सो, कैसे इट्स रोटेट, डज द रोटेशन एंड समथिंग। मतलब हमने एक प्रोसीजर बताया था कि वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। जी अनिल सर, सारिका मैम। हाँ सर, हाँ। यस सारिका मैम। हेलो इन्वेंटिव, हाँ सर। मैम, आपकी वॉइस कट गई, आपने कुछ कहा? हाँ सर, नोवेल्टी लिखते हैं ना, हमारा इन्वेंशन का नोवेल पॉइंट है वो लिखते हैं हम, कैरेक्टर इन दैट। हाँ, इन्वेंटिव स्टेप। हाँ, इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप हम कैरेक्टराइज इन दैट में लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी आप जो लिख रहे हैं ना उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे जज नहीं किया जाएगा। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं। एंड ज्योति मैम, वो जो पूरा पार्ट था ना वो प्रोडक्ट क्लेम से रिलेटेड था। देखिए, डिपेंडेंट क्लेम किस पे डिपेंड कर रहा है पहली बात तो। इंडिपेंडेंट क्लेम पे, डिपेंडेंट क्लेम पे। और इंडिपेंडेंट क्लेम हम में क्या, उसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? उसके सारे कंपोनेंट डिसाइड नंबर्ड करके बताते हैं। हाँ, वो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हाँ। है ना? जब उसमें ही कोई प्रोसेस नहीं है तो डिपेंडेंट क्लेम में कैसे आ जाएगा? डिपेंडेंट क्लेम में लिंकिंग कर रहे हैं हम लोग कि एक, हाँ चलो आई नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, सर आप कंटिन्यू करो, लेटर आई अंडरस्टैंड प्रोबेबली। जी जी। चलिए, अखिल सर आपने कहा यहां से करते हैं, चलिए यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है? बोलिए साइना मैम। सर वर्ब सर्च करना है ना, आईएनजी वगैरह इसमें। हाँ, आईएनजी वर्ब्स को सर्च करना है। चलो, तो पहली आईएनजी वर्ब क्या मिली मुझे? रैपिंग। रैपिंग, रैपिड। उसके बाद पढ़िए सर साइना उसके मैम, आप भी पढ़िए। हाँ हाँ, चलिए कोई भी पढ़ लीजिए। एक्सक्लूडिंग एक्सट्रूडिंग, ओके। फिर एंड क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, इसके आगे? सर एक मिनट है। सर ये इलेक्ट्रॉन बीम सर इरेडिएशन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि मेरे को लगता है ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इंसुलेशन की प्रॉपर्टी एनहेंस हो रही है। सर वो सिंटरिंग भी है रैपिंग के नीचे। हाँ, सेंटरिंग।
और जो अखिल सर ने कहा, फर्दर द प्रोडक्ट इज प्रेफरेबली क्रॉस लिंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम irradiation टू फर्दर एनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेशन। बहुत ही बढ़िया सर। लेकिन अखिल सर, इसमें आईएनजी सर। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा हेल्प कीजिए ना मेरी। सर मुझे ये लगता है जो इरिडिएशन वगैरह वो किसी प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर किसी मशीन में उसको रख के हो सकता है। मतलब नहीं, मैंने तो वो थोड़ा तो हो सकता है, वो तो जो भी है। इसको लिखेंगे कैसे, आईएनजी कैसे इंट्रोड्यूस करें इसके अंदर। क्रॉस लिंकिंग। सर इसमें ऐसा लिख लिख सकते हैं कि द जैसे मतलब मैं अभी तो मुझे स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है बट ऐसा कर सकते हैं कि लाइक द प्रोडक्ट इज क्रॉस लिंकिंग बाय द इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशंस टू फिर ये फर्दर हटा के टू एनहेंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसुलेशन। हाँ, इन या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या सकते सर। हैं ना सर। मतलब सर इन दी एंड देखो अपन को तो मतलब इसको प्रोसेस क्लेम में मतलब प्रोसेस क्लेम में लाना है राइट। हाँ, अब इसमें लाना अगर है। अपन हाँ इसमें अपन आईएनजीज वगैरह यूज करके अगर इसको ला दे तो हाँ क्या हाँ, पता। वही करना चाह रहे, वही करना चाह रहा हूँ सर मैं भी, बट कैसे करें, आईएनजी कहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। सर क्रॉस लिंक्ड की जगह क्रॉस लिंकिंग या फिर फर्दर द प्रोडक्ट इज या इसको ऐसा बोथ। कर सकते हैं क्या सर, इसको ऐसा कर सकते हैं, रेडिएटिंग हाँ इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएटिंग द प्रोडक्ट बाय इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन। रेडिएशन, बस हो गया। यस सर। है ना सर, ये भी कर सकते हैं, हो गया। यस सर। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या बात है। सर इसमें आईएनजी का क्या लॉजिक है? इज इट लाइक अभी आ रहे हैं प्रेजेंट मैम। कंटिन्यूअस सेंटेंस में ऐसे कुछ यस लिखना है? यस यस यस, यही रीजन है मैम। प्रोसेस क्लेम जब भी लिखा जाता है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाना चाहिए। यस रूबी मैम। देखो ये फायदा है सर एक थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे का होने का, ग्रामर क्लियर हो रहा है। सर यस रूबी मैम। सर, इसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं ना कि जिस जो ये था रेडिएटिंग द प्रोडक्ट वाला, इसमें कहाँ गया ये। मैम ओके, कुछ भी बना एनहेंसिंग सकते हैं हम। enhancing the हम्म। enhancing the property of insulation, the product is cross-linked by electron beam irradiation. मैम उसमें प्रोसेस कैसे बताओ, उसका रीजन है मैम, एक्चुअली आईएनजी में क्यों सर्च कर रहा हूँ, और आईएनजी वो में जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आईएनजी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे आपका जो प्रोसेस है वो रेडिएशन का है, एनहेंसिंग तो उसका एक, वैसे आप सही कर, देखो लिखने में कोई गलत नहीं है, बट एनहेंसिंग प्रोसेस कैसे बताएगा, एनहेंसिंग में आप क्या कर रहे हो ऐसा। ओके, मतलब जो प्रोसेस आए वो स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम्म, स्टार्ट। ओके जैसे रैपिंग जो है, रैपिंग एक प्रोसेस है, ओके। सिंटरिंग एक प्रोसेस है, सिंटरिंग प्रोसेस है, एक्सट्रूडिंग प्रोसेस है ना। आप इसको लिखना कैसे, देखिए अभी हम लिखेंगे ना रूबी मैम, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, a fire resistant वायर या वायर्स कंप्राइजिंग, ये था हमारा प्रोडक्ट क्लेम। अब जैसे ही हम इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्लेम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमें अगर डिपेंडेंट क्लेम लिखना है तो वो लिखेंगे। बट अब हम आते हैं कि इंडी प्रोसेस क्लेम कैसे लिखा जाता है। देखिए मान लीजिए मेरा प्रोसेस क्लेम का इंडिपेंडेंट क्लेम है सेकंड नंबर, अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रिपेयरिंग फायर रेजिस्टेंट वायर।
कंप्राइजिंग। अब देखिए प्रोडक्ट क्लेम में हम जो बॉडी पार्ट लिखते थे वो शुरू करते थे ए से या एन से, बट हमें यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करना है। अब हमें शुरुआत करनी है कैसे? देखिए सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर माइका टेप को रैप करना, यही होगा ना स्टेप 1। हेलो अखिल सर, रूबी जी मैम, सर। है ना? यस सर, यस सर। अब देखिए इसकी कैसे शुरुआत करनी है, रैपिंग द मिकेशियस मटेरियल, द माइका टेप, wrapping the mica tape on the, देखिए अब यहां पर क्या है, माइका टेप की नंबरिंग क्या है 2, तो अब मैं यहां पर इसको नंबर दूंगा 2, ऑन द कंडक्टर वायर 1 सेमीकोलन। अब उसके बाद रैपिंग देखिए अब यहां पर क्या है, मैं चाहूं तो यहां पर भी 2 या 3 लिखकर दोनों को कंसीडर एक साथ कर सकता हूं, या फिर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में दोबारा से लिख सकता हूं, लाइक रैपिंग द माइका टेप एज प्राइमरी इंसुलेशन। अब इसके बाद थर्ड क्या है मेरा, वो भी माइका थी हो गया। फोर्थ क्या है, पीटीएफई की लेयर। अब वो कैसे आ रही है, देखिए हाँ, wrapping a bare conductor of mica tape followed by a layer of PTFE, sintering the PTFE layer। तो मेरा सेकंड प्रोसेस स्टेप क्या हो गया, सिंटरिंग द, स्मॉल लेटर आएगा, पीटीएफ ले। देखिए यहां पर ना अब जनरली क्या होता है, जो मैंने भी किया, हम पीटीएफई लिखते हैं, बट हमें यहाँ पर पीटीएफई ठीक है, बट साथ में ब्रैकेट में अगर हम चाहें तो उसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं। क्या नाम है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। यस साक्षी मैम। सर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग ने सारे पार्ट्स पहले ही ऊपर डिफाइन कर दिए हैं, 1 2 3 4। हाँ प्रोडक्ट क्लेम हम ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, तभी हम लोग द यूज कर रहे हैं, राइट? कहा नहीं, ये तो अ ही है ना। नहीं, द माइका टेप, द कंडक्टर वायर। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा मैम, अगर एग्जाम में हम्म। आपको बोला गया एक इंडिपेंडेंट क्लेम लिखिए, तब तो आपको हम्म, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट क्लेम ही लिख के आना है, क्योंकि प्रोडक्ट क्लेम प्रोसेस क्लेम से इजी होता है लिखना। ठीक है सर। क्लियर है साक्षी मैम? जी सर। आंसर जैसे हम लोग ने इसमें रैपिंग द माइका टेप ऑन प्राइमरी इंसुलेशन, उसके बाद सर पीटीएफई लेयर भी तो लगाई है सर, वो आ रही है ना, सिंटरिंग द पीटीएफ लेयर ऑन दी प्राइमरी ऑन द इंसुलेशन। प्राइमरी इंसुलेशन। ठीक है सर। अगर जैसे माइका टेप 2 3 है तो दोनों अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक ही ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख सकते हैं? दो अलग अलग ब्रैकेट बनते हैं मैम, ठीक। इंसुलेशन ऑफ माइका टेप। सेमीकोलन,
अब उसके बाद फोर्थ लेयर के ऊपर फिफ्थ लेयर आएगी ईटीएफई की लेयर। अब ईटीएफई की लेयर क्या है उसको आगे पढ़ते हैं। एंड एक्सट्रूडिंग एंड क्रॉस लिंकिंग आ लेयर ऑफ पॉलीइथाइलिन को टेट्राफ्लोरोथाइलिन ईटीएफई ओवर द पीटीएफई लेयर। अब यहां पर हम लिखेंगे एक्सट्रूडिंग एंड क्रॉस लिंकिंग द ETFE ब्रैकेट में हम इसका नाम लिखेंगे ओवर द PTFE लेयर। नंबर आ जाएगा इसका डॉट, क्योंकि यहां पर अब खत्म हो गया तो यहां पे एंड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस क्लेम, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्लेम। ये क्लियर हुआ सभी को कैसे लिखना है? जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करे। रूबी मैम आपका हैंड रेस है। यस सर, मेरे को ये पूछना है कि जब हम लाइक पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें क्लेम हम एक प्रोडक्ट और एक मेथड ही लिख सकते हैं या फिर ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लेम टोटल लाइक दो या उससे ज्यादा लिख सकते हैं या फिर दो दो ही लिख सकते हैं मैम, बट अभी तक दो। देखा नहीं है हमने कि एग्जाम में आपसे 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लेम पूछे गए, ओके, क्योंकि वो आपसे। अगर वो सर हाँ हाँ। हम्म, बोलिए बोलिए। अगर प्रोडक्ट जैसे सिस्टम डिवाइस या प्रोडक्ट पे अगर वो पूछेंगे सामने से कि आप सिर्फ एक क्लेम इंडिपेंडेंट बनाओ, तो क्या उसके साथ में हमें प्रोसेस लिख सकते हैं लाइक फर्दर, या फिर वो लिखना नहीं, तो पूछेंगे आगे से कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लेम और उसी का मेथड भी बताओ। मैम ये डिपेंड करता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या पूछा गया। अगर उन्होंने सिंपली बोल दिया कि 2 क्लेम लिखो, देखिए इस क्वेश्चन पेपर में यही लिखा होगा। चलिए इसमें तो लिखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, ड्राफ्ट एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लेम्स एंड सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट क्लेम्स। मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लेम लिखने हैं और आगे फिर उनके डिपेंडेंट क्लेम्स आपको लिखने हैं। अब 2 इंडिपेंडेंट तो बोल दिया, डिपेंडेंट कितने लिखने हैं नहीं बोला, तो 2 तो बनाने ही पड़ेंगे। अब सर अगर अगर मैं, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर अगर इंडिपेंडेंट क्लेम के हम जो फीचर लिख रहे हैं, अगर वो जैसे लास्ट में हमने एक एग्जांपल किया था उसमें बहुत सारे थे लाइक 32-33 बन गए थे, तो उनकी हाँ डिपेंडेंट कितने लिखे? मैम देखिए, डिपेंडेंट क्लेम तो जितने पूछे आप उतने ही लिखिए। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखिए चलिए अभी समझिए। क्वेश्चन में जितने भी क्लेम्स पूछे गए हैं उससे एक क्लेम ज्यादा लिखिए बस। अब क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है मैम, उसमें अलग अलग तरीके से पूछते हैं वो कभी भी। और ये मुझसे भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हुई हुई है। देखिए अगर उन्होंने बोला सिर्फ ड्राफ्ट 2 क्लेम्स, अब आप क्या लिखोगे मैम? तो क्लेम में मैं एक इंडिपेंडेंट क्लेम लिख दूंगी और उसका डिपेंडेंट, अगर नहीं ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो लिखना ही पड़ेगा मैम, उसके बिना डिपेंडेंट कैसे लिखोगे आप? हाँ, तो मतलब अगर इंडिपेंडेंट। नहीं सर, अगर जैसे दो यहाँ पे हुआ है कि ड्राफ्ट 2 क्लेम्स और ये हम्म। नहीं बोला कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ सर कि प्रोडक्ट का मैंने एक इंडिपेंडेंट बना दिया और फिर एक मेथड का बना दिया, मैंने डिपेंडेंट हाँ लिखा ही नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट तो लिखना ही पड़ेगा आपको, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके बिना आप डिपेंडेंट कैसे बनाओगे? जी सर। है ना, एक इंडिपेंडेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ये बात सही है कि आप हम्म, यहाँ पे चाहो तो एक प्रोडक्ट क्लेम बना दो इंडिपेंडेंट और एक प्रोसेस क्लेम बना दो, वो भी सही बात है। हम्म। ठीक है या अब फिर जैसे, एक हाँ हाँ
एक इंडिपेंडेंट और उसके डिपेंडेंट क्लेम बिल्कुल फीचर्स सही हो। बात है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस आ गई ना, उसमें सिर्फ यस। दो क्लेम पूछे हैं आपसे, अब आप वो कुछ भी लिख सकते हो। अब आपके पास चॉइस आ यस। गई। अब मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आता ड्राफ्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लेम एंड 2 डिपेंडेंट क्लेम। अब भी वन इंडिपेंडेंट क्लेम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे, अगर मेथड से रिलेटेड हुआ तो वन प्रोसेस का क्लेम, और उसके दो डिपेंडेंट उसी पे जो इंडिपेंडेंट लिखा है मैंने। हाँ, है ना। अब यहां पर आपको उसने क्या बोला है, दो इंडिपेंडेंट और उनके सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट क्लेम भी लिखने हैं आपको। ओके। अब क्या है, सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट क्लेम मतलब मिनिमम एक तो लिखना ही पड़ेगा। यस सर। तो इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लेम और एक उसका डिपेंडेंट क्लेम आ गया, यानी कि 4 क्लेम बन गए अब आपके यहाँ पे, यस सर। है ना। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मैम आपको कितने क्लेम लिखने हैं, इसलिए मैं 4-4 5-5 क्लेम लिखवा रहा हूँ आपसे। ओके सर। अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, जितने भी क्लेम्स क्वेश्चन में मांगे गए हैं आपसे, उसमें +1 क्लेम लिखना ही लिखना है अपने को। जैसे इसमें इसने ओके 2 सर। मांगे, मैं क्या करूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट लिखूंगा, 2 डिपेंडेंट लिख के आऊंगा। यस सर। वो एक इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, साथ में 2 डिपेंडेंट पूछ रहा है, मैं 3 डिपेंडेंट लिख के आऊंगा। मुझे अपनी जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट क्लेम में ही बढ़ानी है, इंडिपेंडेंट में नहीं। इंडिपेंडेंट क्लेम जितने कम लिखने की जरूरत पड़े उतना कम लिखिएगा। ओके सर। और अगर आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट या प्रोसेस, तो प्रोडक्ट ही लिखिएगा। हालांकि देखिए आपके ऊपर यस। डिपेंड, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, बट आप खुद लिखकर, आप जब लिख रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि प्रोडक्ट क्लेम इजी होता है लिखना। हमें अपना यस काम सर। डायरेक्ट। आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना यस है सर। ना। बस। तो यहां पर अगर ये 4 क्लेम मांगे गए हैं ना मैम इसमें, तो मैं एक डिपेंडेंट इसमें लिखूंगा, एक डिपेंडेंट एक्स्ट्रा इसमें लिखूंगा। ओके सर। उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए कहीं मुझसे छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो वो कवर हो यस। जाती है फिर उसमें क्वांटिटी में। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये मुझसे गलती हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था 2022 तक हम जो भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें यही था, 1 इंडिपेंडेंट क्लेम और उसका 2 डिपेंडेंट क्लेम। अब यही प्रैक्टिस कर रहे थे बार बार। अब क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था 2 इंडिपेंडेंट क्लेम लिखो, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और मैं अपना मर्जी से बस सोच के एक इंडिपेंडेंट 2 डिपेंडेंट लिख के आ गया, आधे मार्क्स मिले, 10 में से 5 मार्क्स। तो जो पूछा गया है वो भी डिलीवर करना जरूरी है है ना। तो ये अभी हम समझ पाए कि प्रोसेस क्लेम का इंडिपेंडेंट क्लेम कैसे लिखना है। सभी लोग थम्स अप दीजिए, और जिसको नहीं समझ में आया वो थम्स अप दीजिए। चलिए, तो अभी हमारे पास टाइम कितना हो गया है, 11 बज गए एग्जैक्टली। तो अब हम कॉपी पेन उठाएंगे फटाफट और हम प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्लेम लिखेंगे 5 मिनट के अंदर और सबमिट करेंगे। तो 11:06 पर सबका फोटो आ जाए ग्रुप में। तो इसको स्टार्टिंग से ही लिखना होगा ना, पहले इंडिपेंडेंट क्लेम, फिर डिपेंडेंट एंड देन प्रोसेस। नहीं, अभी आप सिर्फ प्रोसेस का लिख के दीजिए ना, प्रोसेस का इंडिपेंडेंट। इसीलिए तो मैम सिर्फ 5 मिनट दिए, 5 मिनट भी हालांकि ज्यादा है वैसे तो, बाकी 5 मिनट में हम सबमिट करेंगे।
जो सबमिट कर दे वो जा सकता है, सेशन लीव कर सकता है। फिर थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे? इज इट फाइन मैम? हाँ, यस। रूबी मैम लीव कर दी। सर सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लेम लिखना है ना? यस सर।
ओंकार सर, हाँ सर। सर ग्रुप में जो आपने भेजा ये मैं समझ नहीं पाया। फॉलो पॉलीमर लेयर एज क्लेम्ड इन क्लेम। मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंट एक ही क्लेम लिखा है, सॉरी डिपेंडेंट। अच्छा डिपेंडेंट, ये मैंने डिपेंडेंट क्लेम लिखा है। इंडिपेंडेंट आपने भेजा है सर? आया तो है नहीं ग्रुप में, आया नहीं, नहीं है। ये जो मैंने भेजा है ना वही डिपेंडेंट क्लेम है, इसलिए मैंने एज क्लेम इन क्लेम डैश लिखा है। अच्छा हम्म। अच्छा, अभी आप भेज रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लेम? हाँ ठीक है। सर, ये जो मैंने भेजा है यही डिपेंडेंट क्लेम है। सर इंडिपेंडेंट क्लेम बनाना है अपने को। अच्छा ओके। देखिए जैसे ऊपर रूबी में आपने बनाया ना, हाँ। इंडिपेंडेंट क्लेम बनाना है। हम्म। अखिल सर, यस सर। ये जो आपने सेंटरिंग के नीचे इंसुलेटिंग लिखा है सर, यस सर। ये सेंटरिंग द पीटीएफई लेयर, इंसुलेटिंग द लेयर, ये इसी के कंटिन्यूटी में है? नहीं सर, ये अलग अलग है। ये तो मैंने सर इसको मेंशन करना करना भूल गया, मतलब सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 से। नहीं नहीं, सब क्लॉज से नहीं करना है सर, वो सेमी कॉलन लिखना है। जैसे पीटीएफई लेयर अच्छा 4 के लास्ट में सेमी कॉलन आएगा फिर, ठीक है सर, ठीक है, समझ है गया ना? मैं। हाँ। फिर ओके ये जो आपने डॉट्स लगाए हैं ना सर, सिंटरिंग एक्सट्रूडिंग के आगे, ये मत लगाइए सर। सर, वो गलती से वो सोचने में लग हाँ गया हाँ, वो। समझ गया मैं, वो पॉइंट हाँ गिनते वक्त लग गया, पेन चल गया। हाँ हाँ सर। और एक्सट्रूडिंग लेयर ऑफ ईटीएफई 5 ओवर पीटीएफई 4, डॉट है वहां हम्म। पर। फिर क्रॉस लिंकिंग लेयर ईटीएफई ओवर पीटीएफई 5। हाँ सर वो पाइप। पीटीएफई का 4 है, हाँ। और रेडिएटिंग, हाँ तो वो सर जो भी आपका कंपोनेंट है ना, उसके हम्म। लास्ट में सेमी कॉलन लगाइए, और फिर लास्ट वाले के नीचे डॉट, और ऊपर और वाले के कॉमा एंड, ठीक है सर। है ना? बाकी स्ट्रक्चर वही सही रहता है सर, सेम। ठीक है सर। वही क्लियर है सर? जैसा सेम प्रोडक्ट क्लेम में लिखते हैं वैसे ही सेम है इसका भी। हाँ बस बस बस, वही वही वही। तो ठीक सर ठीक इसको अब ठीक है। भी जस्ट 2 मिनट में कंप्लीट करके दे दीजिए सर, दोबारा अभी हो जाएगा कंप्लीट आपका। ठीक है सर, एक मिनट। जी। ज्योति मैम, हाँ सर। एकदम परफेक्ट लिखा आपने। बस एक क्वेश्चन था मेरा, मैंने बाकियों का भी देख रही थी। उसमें क्या 1 2 3 4 5 ऐसे रोमन नहीं नंबर नहीं में नहीं नहीं लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, ओह, वो फीडबैक दे दिया है, वो नहीं करना, वो आपने सही लिखा है। ओह, मैम बस एक छोटा सा मिस्टेक है, हाँ बताओ कहाँ पे? कंप्राइजिंग के लास्ट में कॉलन्स आएंगे। कोलन आएंगे, अच्छा। ओके। एंड मैम जो रैप सेकंड है ना, सेकंड रैपिंग द माइका टेप, देखिए जहां भी कंपोनेंट आएगा हाँ नंबर लिखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, मैंने वो माइका टेप 2 एंड 3 जो ऊपर लिखा है उसी को यहाँ लिखना होगा ना? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और थर्ड में सेंटरिंग द पीटीएफई ब्रैकेट 3, सॉरी 4, पीटीएफई 4 है,
ऑन द इंसुलेशन ऑफ माइका टेप 2,3, बिल्कुल सही। पीटीएफई के लास्ट बाद में 4 नंबर आएगा उसका, और लास्ट वाले में जो ईटीएफई है वो 5 नंबर है, ओवर द पीटीएफई लेयर 4। 4 है। हाँ, तो ईटीएफई ठीक। 5 है। हम्म। ठीक है, बस ये छोटा सा एक नंबरिंग का मिस्टेक है, बाकी तो अच्छा, वो बढ़िया है। लास्ट में, हाँ मैंने वो ओवरलुक कर दिया। ठीक है सर, करेक्टेड। जी जी जी। ठीक। आप भी कर लीजिए मैम, बस चेंज और कर भेज दिया, दीजिए। कर दिया मैंने। बढ़िया। आपको क्यों भेजना है? 2 2 डॉट ही तो ऐड करना है, मैं मेरे सेवर में डाल देती हाँ हूँ। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, बस कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। सर मैं ड्रॉप कर लूँ? जी जी मैम, जो हो, ओके, जिनका हो गया वो कर सकते हैं लीव। अखिल सर, थैंक यू सर। अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं लीव, बस वो जो भी करेक्शन करके भेज दीजिएगा। ठीक है सर। जी। ओंकार सर। गौरव सर। हाँ सर, ओंकार सर बात। भेज रहे हैं सर अभी?
ओंकार सर, हेलो ओंकार सर, लीव कर दिया फिर? चलिए कोई बात नहीं। सर मैंने सेंड किया है, मे बी आई सेंट इट मल्टीपल टाइम्स, आई डोंट नो। मैम बट ग्रुप में आया नहीं है। Yeah, I mean that is what I'm doing. I send the image thrice actually. Can I share in your personal WhatsApp? हाँ हाँ श्योर मैम श्योर, यू जस्ट डीएम मी। Okay, sir. Method of preparing fire resistant wire complies. गौरव सर, यस सर। सब बहुत अच्छा है सर, बस एक चीज ऐड ऑन करनी है। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है सर, उसके लास्ट में एंड लिखना है अपने को। गौरव सर, यस सर। यस बस उसमें एंड लिखना है। और हाँ सर। एक चीज और ऐड कर लीजिए सर, बेटर हो जाएगा। जो पीटीएफई है सर, उसके बाद नंबर उसका 4 और ईटीएफई के बाद 5, हाँ सर, नंबर वो 4 एंड 5, ओके सर। है ना? ठीक है। बाकी सब ठीक है सर। सर मैंने आपके पर्सनल हाँ सर, जी जी व्हाट्सएप पे जी। जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मेरा भी 2 बार में गया था, पता नहीं क्या हो रहा है सर। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ सर सर, मैंने उसमें दो जा बार ही रहा भेजा है है। ना फोटो, इसलिए पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। नेट भी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा भी 2 फोटो भेजे ना मैंने, सेम ही ऐसे ही लग रहा है। सर ने ऊपर सर ने कोई बात नहीं, चलिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो। बाकी ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है। एंड हाँ ठीक है मैम, आपने वो सर ज्वाइन वो कर दिया लास्ट पॉइंट्स। लाइन में सर पीटीएफ में 5 लिख दिया, पर वो कैंसिल नहीं करना है ना, फिर मैंने कोई ऐसे ही बात नहीं रखा मैम, है। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने उन दोनों को 2 पॉइंट्स बना दिया, कोई इशू नहीं है। बट स्ट्रक्चर सेम होना, सही हाँ होना चाहिए, वो सही है आपका, इसलिए कोई इशू नहीं है। हाँ सर, ओके सर। बिल्कुल ठीक है मैम, चलिए ओके सर, आगे थैंक यू बढ़ते सर। हैं। जी मैम, तो सेशन वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल वापस रात को 9:30 बजे।